हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजफूल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह साइंस वाला में। गाइस, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइंस में बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जैव प्रक्रम होता क्या है। गाइस, इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम लोग जानें और अपनी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन हो गई कि पोषण क्या है? तो वे सारी विधि जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। ठीक है। पोषण दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण में मुख्य रूप से जाना जाए तो पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 कच्चे सामग्री की भी आवश्यकता होती है: CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। गाइस, उन्हें CO2 वातावरण से मिल जाते हैं, H2O जल के द्वारा भूमि से ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित रहती है और सूर्य का प्रकाश मिल ही जाता है। वही रिएक्शन है यहाँ पे कि CO2 H2O को रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में, तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है और कुछ मात्रा में जल भी बनते हैं। और यही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, इधर देखा जाए तो परपोषण। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं: परजीवी, मृतजीवी और प्राणी पोषण। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जिसमें आता है प्लाज्मोडियम, अमरबेल, टेप वर्म, हुक वर्म, गोल कृमि। ठीक है। मृतजीवी होता है जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो आता है मृतजीवी में। मशरूम आएगा, जीवाणु आएंगे, विषाणु, कीटाणु। ठीक है। प्राणी पोषण, प्राणी पोषण में कौन आता है? मनुष्य आएंगे, जानवर आएगा, अमीबा आएगा और पैरामीशियम आएगा। इन दोनों को याद रखना है कि अमीबा किस में आता है तो प्राणी पोषण में, और पैरामीशियम किस में आता है तो प्राणी पोषण में। ठीक है। अब देखिएगा अपघटन क्या है? तो मृतजीवी पोषण करने वालों को अपघटन कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें जनन अलैंगिक या द्विखंडन द्वारा होता है। भोजन में ये छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों को खाता है, छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े को भी। भोजन ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भोजन अमीबा किसके द्वारा करता है, किसके मदद से करता है, तो कूटपाद के मदद से करता है। ठीक है। इधर कुछ पॉइंट छूट गए थे, इसको भी देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। उत्पाद के रूप में क्या होता है? O2 होता है जल के टूटने से। ये पूछता है कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है इसमें ऑक्सीजन किसके टूटने से बना है? तो ऑक्सीजन देखिए किस में है? जल ही में ना है। ठीक है। तो जल के ऑक्सीजन, जल से टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के लिए है। अगला है पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। उसे खोलने और बंद करने का काम द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका का होता है। पेड़ पौधों से O2 का बाहर आना और CO2 ग्रहण करना, जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण कहलाता है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा तो आपके दोस्त भी पढ़ेंगे
और पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे नंबर लाएंगे एग्ज़ाम में। अब देखिएगा अब है पैरामीशियम। पैरामीशियम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरामीशियम जो है वो प्राणी समपोषी जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित होता है, इसका शरीर सीलिया से ढका होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए निश्चित भाग होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट हो गए पैरामीशियम से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अंग किसको कहते हैं? तो पत्ती को कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अंगक अंगक किसको कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। अब देखिए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ये हमने मानव आहार नल के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ से ये नली, दो नलियाँ चलती है, एक मुख गुहा, इसे मुख गुहा बोलते हैं, एक श्वास नली और एक ग्रास नली, ठीक है। और यहाँ पे होता है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस, और उसके नीचे वाले भाग को कहते हैं ग्रास नली। इपीग्लोटिस जो होती है ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन के रूप में होती है। जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो सरकता है, तो हम लोग कहते हैं कोई हमें याद कर रहा है, बट हमें कोई याद नहीं करता, हमारा ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण इपीग्लोटिस का ढक्कन नहीं गिर पाता है और खाने का अन्न जो है वो सांस नली में चला जाता है, ठीक है, इसीलिए छींक आती है। आगे देखिएगा ये है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, या अपने भोजपुरी भाषा में कलेजा भी कहते हैं। ये है पित्ताशय, पित्ताशय के अंदर ही होता है पीत। तो पूछेगा पीत जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। और पीत स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ये है अमाशय, ये है स्प्लीन प्लीहा, ठीक है, ये है अग्नाशय, ठीक है। अब ये देखिए, ये छोटी आंत का बात है, ये बड़ी आंत की भाग है, ठीक है। और छोटी आंत और अमाशय जहाँ पे मिलते हैं वो उस भाग को कहते हैं पाइलोडिक भाग, पाइलोडिक छिद्र बोलते हैं। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजूनम और इलियम। डुडेनम का अन्य नाम ग्रहणी भी है, ठीक है। और जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ी होती है उसी भाग को कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से ही छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ी होती है और बड़ी आंत का अंतिम भाग मल द्वार तक फैला रहता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, छोटी आंत के कौन कौन भाग हैं उसके याद करने के लिए ट्रिक है DJI। नहीं बोलते हम लोग के घर पे डीजे आएगी, डीजे आएगी, तो ये DJI, डी से डुडेनम, जे से जेजूनम, आई से इलियम, ठीक है। आगे देखिएगा मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा किसको किसको बोलते हैं? तो दांत, जीभ और लार ग्रंथि को मिश्रित तीनों को एक साथ मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। मुख गुहा में 3 चीज़ आता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि, ठीक है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख गुहा से ही शुरू होती है, ठीक है। दांत जो होते हैं, दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है जिसकी संख्या 20 होती है, ठीक, और एक होता है अस्थाई टीथ जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, इसकी संख्या 32 होती है, ठीक है। परमानेंट टीथ जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को कहते हैं कृदंक, केनाइन को कहते हैं भेदक, प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचवर्णक और मोलर को कहते हैं चवर्णक, ठीक है। इंसाइजर यानी की संख्या 8, केनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12 होती है, और सबकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है, ठीक है। इसमें जो सबसे अंत में निकलता है उसे अकल का दांत कहते हैं। नहीं होता है कि अकल का दांत, अंत वाले में अकल का दांत निकलता है, यानी लोग कहते हैं जब आपकी उम्र 18 प्लस हो गई तो आपके अकल के दांत हो जाएंगे, मतलब आप समझदारी आपके पास हो जाएगी संपूर्ण। आगे देखिएगा यहाँ पे दांत के कुछ हम फार्मूले लिखे हैं, वही इंसाइजर वगैरह जो कि हम आपको समझा चुके हैं। ये दांत की संरचना है, ठीक है। दांत के ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं, सिर कहते हैं या क्राउन कहते हैं। बीच वाले भाग को जहाँ पे मुड़ा रहता है उसको ग्रीवा कहते हैं या गर्दन कहते हैं, और नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं।
इसके अंदर जो स्थित भाग होती है उसे मज्जा गुहा कहते हैं या पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है। और दांत के अंदर के पदार्थ भी तीन होते हैं। एक होता है सबसे जो ऊपर के अंदर का भाग में पदार्थ होता है उसको कहते हैं इनामेल, बीच में जो होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन, और नीचे जो होता है उसे बोलते हैं सीमेंटम। नीचे को क्या बोलते हैं? सीमेंटम। ठीक है। अब देखिए, दांत का इनामेल भाग चमकता है तथा यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अब देखिए, जीभ के बारे में देखिएगा। जीभ जो है एक मांसल संरचना है, यानी मांस का बना होता है। जीभ के ऊपर स्वाद कलियाएँ पाई जाती है। जीभ को चार भागों में बांटा गया। एक अग्रभाग, अग्रभाग में मीठे स्वाद का पता चलता है। अग्रभाग के अगल बगल जो होता है, जैसे ये अग्रभाग मीठा और ये अगल बगल इसके नमकीन का पता चलता है। पश्च भाग में कड़वा का पता चलता है पश्च में, और पश्च भाग के अगल बगल में खट्टा भाग का पता चलता है। ठीक है। बीच में कोई स्वाद कलियाँ नहीं पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि भी तीन प्रकार की होती है। सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सब मैग्जिलरी लार ग्रंथि और पैरोटिड लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि एक जोड़ी, तीनों एक एक जोड़ी होती है। सबलिंगुअल लार ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होता है। सब मैग्जिलरी लार ग्रंथि जबड़े के नीचे स्थित होता है, और पैरोटिड लार ग्रंथि दोनों कानों के पीछे स्थित होता है। पैरोटिड लार ग्रंथि में ही सूजन हो जाने के कारण गलसूगा होती है। ठीक है। अब देखिए लार ग्रंथि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लार ग्रंथि का पीएच मान, यानी लार का पीएच मान 6.8 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। 24 घंटे में मनुष्य के अंदर कम से कम 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम, जिसे कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो है शर्करा को तोड़ती है। किसको तोड़ती है? शर्करा को। दूसरा है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। आगे देखिएगा, जो सांप होता है, सांप के पैरोटिड लार ग्रंथि में ही जहर पाया जाता है। उसके अगर पैरोटिड लार ग्रंथि को हटा दिया जाए तो उसकी जहर समाप्त हो जाती है। आगे देखिए ग्रास नली के बारे में। जब भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में प्रवेश करता है तो ग्रास नली के दीवार में कंपन होने लगता है, जो भोजन को आमाशय की ओर ले जाता है। इसी गति को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है। एपिग्लोटिस ग्रास नली और श्वास नली के द्वार पर पाया जाता है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये अमाशय। अमाशय में भी तीन भाग होते हैं, कार्डियम, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है। जो अमाशय का फिगर हम लोग उधर देखे थे कि ग्रास नली से आ रही थी, उसके बाद अमाशय निकला हुआ था। ठीक है। ऐसे करके नीचे जा रहा था। तो इसके भी तीन भाग होते हैं। इसको बोलते हैं कार्डियम, इसको बोलते हैं फंडिक और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है। कार्डियम, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय में ही जठर ग्रंथि पाया जाता है। जो आमाशय का दीवार होता है ना, इसी दीवार पे पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से स्रावित होता है जठर रस। ठीक है। अब देखिए, जठर रस में तीन चीज़ें पाई जाती है। HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और म्यूकस। यह HCl जो होता है यह भोजन को अम्लीय करता है तथा भोजन में उपस्थित विषाणु, कीटाणु, जीवाणु का भक्षण करता है। पेप्सिन जो होता है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूकस जो होता है कि आमाशय के दीवार को जठर रस से रक्षा प्रदान करता है। आगे देखिएगा नोट में कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक। आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। आमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। कई बार पूछा है कि आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अगला नोट है कि आमाशय की दीवार में होने वाले घाव को
क्या कहते हैं, तो अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्सर कहते हैं। आगे देखिएगा यकृत के बारे में। तो यकृत जो होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। यह बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि का मतलब वह ग्रंथि जिसमें नली उपस्थित होती है उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यकृत का वजन यानी लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। लीवर के ही अंदर पढ़े थे लोग कि पित्ताशय होता है और पित्ताशय के अंदर ही पीत होता है। ठीक है, अब पीत के बारे में समझिएगा। पीत जो होता है, पीत यकृत में बनता है। पीत हल्का हरा नीला क्षारीय द्रव और होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7.7 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन पीत का पीएच मान 7.7 होता है। पीत पित्ताशय में जमा होता है। पीत अम्लीय भोजन को क्षार में बदल देता है एवं वसा को तोड़ देता है, जिसे पायसीकरण या इमल्सीकृत कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों पाए जाते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये पूर्ण पाचन कर देता है। इसके बाद पाचन की क्रिया कुछ खास बच नहीं जाती है। आगे देखिएगा अग्नाशय से 3 एंजाइम होते हैं, एक लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है, जो अभी पीत जो इमल्सीकृत कर दिया था वसा का, उसी वसा इमल्सीकृत वसा को ये जो है ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में। उसके बाद एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को, जो मंड या स्टार्च भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उस कार्बोहाइड्रेट को तो पहले से कुछ टूटा था, उसका यहाँ के एमाइलेज एंजाइम इसको तोड़ के ग्लूकोज बना देता है। उसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए छोटी आंत। छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, इलियम वाले भाग में अंगुली नुमा संरचना होता है, जिसे भिलाई कहा जाता है, और यह भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर रक्त में मिला देता है। ठीक है, अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, छोटी आंत में पचे भोजन को चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। पीछे ट्रिक इसका बताए थे, DJI। डुडेनम सबसे ऊपरी भाग, जेजुनम मध्य का भाग और इलियम सबसे नीचे का भाग। डुडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की लंबाई 2.4 मीटर और इलियम की लंबाई 3.6 से 4.6 मीटर। ठीक है, आगे देखिएगा बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत नाम के लिए बड़ी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई छोटी है। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है, बड़ी आंत जो है छोटी आंत से अपेंडिक्स के पास जुड़ता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण करता है, मतलब बड़ी आंत जो होती है जल को अवशोषण करने का काम करती है। अपेंडिक्स सेलुलोज को पचाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषी अंग के रूप में है, उसका कोई विशेष कार्य नहीं रह चुका है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलोन, सिक्कम और रेक्टम। ठीक है, कोलोन भी 3 प्रकार के होते हैं, ऊपरीगामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन और अधोगामी कोलोन। ठीक है, चढ़ता हुआ कोलोन, उतरता हुआ कोलोन और क्षैतिज कोलोन। ठीक है, और रेक्टम को ही कहते हैं मलाशय, इसमें मल जमा होता है। तो गाइज ये सारी बातें थी फर्स्ट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दृष्टिकोण से, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप इसको पढ़ने के बाद और लिखने के बाद चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपका काफ़ी अच्छा नंबर है एग्ज़ाम में और आप अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।